नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे अखिलेश यादव का दावा, हम गिरा सकते हैं बीजेपी का एक और विकेट। जाने कौन है ये नेता। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि वाराणसी पहुंचे कांग्रेस नेता सचिन पायलट, यूपी चुनाव पर बोले चौंकाने वाले होंगे आंकड़े। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि हर मॉल में कांग्रेस सरकार खोलेगी बाबा नानक स्टोर, सिद्धू ने कहा। फसल बीमा के नाम पर 30,000 करोड़ की जालसाजी हुई। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। अखिलेश यादव का दावा, हम गिरा सकते हैं बीजेपी का एक और विकेट। जाने कौन है ये नेता। जी हाँ दोस्तों, यूपी चुनाव 2022 की तैयारियों के बीच समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के नेताओं को तोड़कर अपने साथ मिलाने की जुगत में लगी हुई है। अब अखिलेश यादव ने दावा किया है कि बीजेपी के कई नेता अब भी उनके संपर्क में हैं। अखिलेश यादव ने यह प्रतिक्रिया अपर्णा यादव के बीजेपी में शामिल होने और शिवपाल यादव के बीजेपी में जाने की चर्चाओं पर दी। मुलायम सिंह यादव की बहू और सपा से कैंट विधानसभा से पूर्व उम्मीदवार बुधवार को बीजेपी में शामिल हो गईं। इसके बाद अखिलेश यादव ने अपर्णा यादव को बधाई दी। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने इशारा किया कि अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव बीजेपी में शामिल होंगे। इन सवालों पर घिरे अखिलेश यादव ने बीजेपी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के टच में इधर के लोग हैं तो सपा के टच में भी उधर के लोग हैं। दूसरी तरफ शिवपाल यादव के बीजेपी में जाने की चर्चाओं पर उन्होंने विराम लगा दिया है और ट्वीट करके इसे गलत बताया है। शिवपाल ने कहा कि अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। अखिलेश यादव ने दावा किया है कि वो बीजेपी से एक और बड़ा विकेट गिरा सकते हैं। अखिलेश यादव का यह इशारा राधा मोहन अग्रवाल की तरफ माना जा रहा है। बीजेपी के टिकट पर गोरखपुर शहर सीट से राधा मोहन अग्रवाल वर्तमान में विधायक हैं। अब बीजेपी ने राधा मोहन अग्रवाल की जगह योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर शहर सीट से टिकट दिया है। अखिलेश यादव इसके बाद से हर मंच पर राधा मोहन अग्रवाल को टिकट देने की बात कह रहे हैं। यहाँ तक कि अखिलेश यादव पत्रकार वार्ता में भी लोगों से राधा मोहन अग्रवाल को सपा में शामिल होने का न्योता देते आ रहे हैं। ऐसे में वह राधा मोहन अग्रवाल को सपा से सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव में उम्मीदवार बनाना चाहते हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। वाराणसी पहुंचे कांग्रेस नेता सचिन पायलट, यूपी चुनाव पर बोले चौंकाने वाले होंगे आंकड़े। जी हां दोस्तों, कांग्रेस यूपी विधानसभा चुनाव के लिए 2.5 साल से ज्यादा समय से तैयारी कर रही है। हमने बूथ स्तर तक काम किया है। हम 30 साल से यूपी में सत्ता में नहीं है, मगर इंतजार कीजिए, आंकड़े चौंकाने वाले आएंगे। यह बात बुधवार को राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने बनारस में कही। वो मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने किसानों के पहले और अब के हालात पर कांग्रेस का दस्तावेज आमदनी न हुई 2 गुनी, दर्द 100 गुना जारी किया। कांग्रेस के इस दस्तावेज में किसानों का दर्द, समस्याएं और पिछले वर्षों के आंकड़े भी दिए गए हैं। भाजपा पर हमला करते हुए सचिन पायलट ने कहा कि भाजपा ने किसानों की आय 2 गुना करने सहित कई वादे किए थे। प्रदेश में 5 साल से भाजपा की डबल इंजन की सरकार है, मगर जो वादे लेकर भाजपा सत्ता में आई थी उन्हीं से मुंह मोड़ लिया। काले कानून लागू करने के बाद इन्होंने किसानों को अलगाववादी कहा। 5 राज्यों में भाजपा उपचुनाव हारी तब कृषि कानून वापस ले लिया। पायलट ने तेल, यूरिया, डीएपी और डीजल पेट्रोल की महंगाई के साथ लखीमपुर खीरी कांड का भी जिक्र किया। कहा कि केंद्र सरकार के मंत्री के पुत्र का नाम चार्जशीट में नाम नहीं है, जबकि एसआईटी ने उसका नाम लिया था। केंद्रीय मंत्री को बर्खास्त भी नहीं किया गया है। पायलट ने कहा कि कांग्रेस यूपी की सत्ता से 30 साल से बाहर है। लोगों ने सपा, बसपा और अब भाजपा को भी देख लिया। अब कांग्रेस के अलावा कोई विकल्प नहीं। उन्होंने कांग्रेस को 2024 के लोकसभा चुनाव में भी विकल्प बताया। यूपी विधानसभा चुनाव में सीएम के चेहरे पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस की यह कभी परंपरा नहीं रही। चुनाव दल लड़ता है, नतीजे आने के बाद विधायक अपने नेतृत्व को चुनते हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। हर मॉल में कांग्रेस सरकार खोलेगी बाबा नानक स्टोर, सिद्धू ने कहा। फसल बीमा के नाम पर 30,000 करोड़ की जालसाजी हुई। जी हाँ दोस्तों, पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिद्धू ने बुधवार को किसान मॉडल पेश किया। सिद्धू ने कहा कि कांग्रेस सरकार बनने पर हर मॉल में बाबा नानक स्टोर खोले जाएंगे, जहां पंजाब का यूथ काम करेगा। चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत करते हुए सिद्धू ने केंद्र पर भी निशाना साधा। सिद्धू ने कहा कि फसल बीमा के नाम पर किसानों की जेब से पैसा निकाला गया। 2020-21 में 30,320 करोड़ की जालसाजी हुई। कॉर्पोरेट हाउस को करोड़ों का मुनाफा पहुंचाया गया। सिद्धू ने कहा कि अभी सिर्फ गेहूं और धान पर एमएसपी मिलती है। इसके बावजूद 5% से ज्यादा किसान को इसका लाभ नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा कि देश में 3.15 करोड़ टन से ज्यादा मक्की पैदा होती है, लेकिन खरीद सिर्फ 0.6% ही होती है। सिद्धू ने कहा कि कांग्रेस सरकार खुद एमएसपी देगी, हम केंद्र के आगे खड़े नहीं रहेंगे। पंजाब में दाल, तेल वाले बीजों और मक्की पर एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाएगी।
देश में 75,000 करोड़ का तेल और 1 लाख की दाल इंपोर्ट की जाती है। हम पनसप और मार्कफेड के जरिए इनकी खरीद करेंगे और फिर इसे आगे बेचेंगे। सिद्धू ने कहा कि पंजाब में मार्केट इंटरवेंशन स्कीम लाई जाएगी। अगर किसान की फसल तय रेट से कम पर बिकती है तो उसका बकाया सरकार देगी। वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन में किसान को फसल रखने की छूट मिलेगी। हर 5 से 10 गांवों में कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएंगे। इसकी ताकत केंद्र के एक्ट की तरह ब्यूरोक्रेसी के हाथ में नहीं होगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। जी हां दोस्तों, उच्चतम न्यायालय बुधवार को जन प्रतिनिधित्व कानून के एक प्रावधान की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर विचार करने को लेकर सहमत हो गया। जन प्रतिनिधित्व कानून के इस प्रावधान के तहत ही देश में चुनाव में मतपत्र की बजाय इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मतदान की शुरुआत हुई थी। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने अधिवक्ता एमएल शर्मा की दलीलें सुनी और कहा कि वो उनके मामले को सूचीबद्ध करने पर विचार करेंगे। शर्मा ने यह याचिका व्यक्तिगत रूप से दायर की है। शर्मा ने दलील दी कि 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, गोवा, पंजाब, मणिपुर और उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसके मद्देनजर इस याचिका पर सुनवाई जरूरी है। प्रधान न्यायाधीश ने कहा, हम इस पर गौर करेंगे। मैं इसे अन्य पीठ के समक्ष भी सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर सकता हूँ। शर्मा ने कहा कि जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 61A, जो ईवीएम के इस्तेमाल की अनुमति देती है, को संसद ने पारित नहीं किया था, इसलिए इस प्रावधान को लागू नहीं किया जा सकता है। अधिवक्ता ने कहा, मैंने रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों के साथ याचिका दायर की है। मामले में न्यायिक संज्ञान लिया जा सकता है कि चुनाव मतपत्रों के माध्यम से होने दिया जाए। याचिका में केंद्रीय कानून मंत्रालय को एक पक्ष बनाया गया है। इसमें जन प्रतिनिधित्व कानून के इस प्रावधान को अमान्य, अवैध और असंवैधानिक घोषित करने का अनुरोध किया गया है, क्योंकि इसमें ईवीएम का कोई प्रावधान नहीं है। 5 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव 10 फरवरी से 10 मार्च के बीच होंगे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली में कोरोना से 35 मरीजों की मौत, 13,785 नए मामले, संक्रमण दर 23.86%। जी हां दोस्तों, राजधानी दिल्ली में अब कोरोना का कहर कम होने लगा है। बीते 24 घंटे के दौरान दिल्ली में 13,785 नए मामले सामने आए और 35 मरीजों की मौत हो गई। राजधानी में अब कोरोना के 75,282 सक्रिय मरीज हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार बुधवार को कोरोना के 13,785 नए मामले सामने आए थे, जबकि 16,580 मरीजों को छुट्टी दी गई। दिल्ली में अब तक 17,47,966 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 16,47,224 मरीज ठीक हो गए हैं। दिल्ली में अब तक 25,460 कोरोना पॉजिटिव मरीज दम तोड़ चुके हैं। दिल्ली में कोरोना से मृत्यु दर घटकर 1.46% हो गया है। विभाग के अनुसार दिल्ली में कोरोना के सक्रिय मरीज घटकर 75,282 हो गए हैं। इनमें से होम आइसोलेशन में 58,501 मरीज, कोविड केयर सेंटर में 358 मरीज, कोविड हेल्थ सेंटर में 14 मरीज और दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों में 2,224 मरीज भर्ती हैं। केंद्र सरकार की कोविड जांच बढ़ाने को लेकर लिखे पत्र के बाद दिल्ली में कोविड जांच फिर बढ़ाई जाएगी। स्वास्थ्य विभाग की बुधवार को हुई एक बैठक में सभी जिसे को अपने यहां ट्रांजिट पॉइंट, बस अड्डा, मेट्रो स्टेशन व अन्य कंटेनमेंट जोन व उसके बाहर बफर जोन में जांच बढ़ाने को कहा गया है। बैठक में मौजूद एक अधिकारी के मुताबिक दिल्ली को रोजाना 80-85,000 कोविड जांच करने का लक्ष्य दिया गया है। शराबबंदी के मुद्दे पर बिहार में फिर गरमाई सियासत, आरजेडी ने सीएम नीतीश को दी अविश्वास प्रस्ताव की धमकी। जी हां दोस्तों, बिहार में शराबबंदी कानून में संशोधन की तैयारी चल रही है। इससे सियासत गर्म हो गई है। शराबबंदी कानून में खामियां बताते हुए राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता व विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा है कि नीतीश कुमार की सरकार शराबबंदी कानून में संशोधन जनता और आरजेडी के मुताबिक करे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आरजेडी बिहार विधानसभा के बजट सत्र में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगा। आरजेडी की इस धमकी पर जनता दल यूनाइटेड ने भी पलटवार किया है। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता व विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा है कि महागठबंधन की सरकार के दौरान लालू प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को शराबबंदी कानून को इतना कड़ा नहीं बनाने को कहा था। उसी वक्त लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि इससे जनता की समस्याएं बढ़ेंगी। जब शराबबंदी कानून के कारण जनता की समस्या बढ़ गई, तब एक बार फिर यह कहा कि शराबबंदी कानून फेल है। कानून में संशोधन जनता और आरजेडी के मुताबिक होना चाहिए, अन्यथा इस मुद्दे पर पार्टी अविश्वास प्रस्ताव लाकर वोटिंग की मांग करेगी। भाई वीरेंद्र ने आरोप लगाया कि शराबबंदी कानून के विफल होने के पीछे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शराब माफिया से मिले कुछ करीबी लोग व कुछ बड़े नेता व अधिकारी हैं। जब से कानून बना है, जहरीली शराब से सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। सवाल यह है कि करीब 1.40 लाख गरीब शराबबंदी कानून के तहत जेलों में बंद है। फिर आखिर शराब बेचने वाले वे रसूखदार लोग कौन हैं, जिनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है?